Hello students, welcome back to SR competition classes. As you all know कि मैं इशिका शुक्ला आप सभी को RRB केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, जहाँ पर हमने बिगनिंग से सारे टॉपिक्स को लेकर स्टार्ट किया हुआ है और उसी को हम कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं। हमने मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उसी के साथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को पिछले लेक्चर में कवर किया हुआ था। और अब हम उसी लेक्चर के सेकंड पार्ट पर आ गए हैं, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक वेट। मोल कॉन्सेप्ट में शुरू होने वाला सबसे पहला टॉपिक जो होता है दैट इज मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक वेट। जब हम मॉलिक्यूलर और एटॉमिक वेट को समझ जाते हैं तभी जाके हम मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और ये बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। इसी के क्वेश्चंस के साथ में मैं जिस तरीके से मैं आपसे कहती हूँ कि मैं कोशिश करूंगी कि जब ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट एक तरीके से रट जाए, और वही हम आज भी करने वाले हैं। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि इस वाले टॉपिक में वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल बिगनिंग से डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में सबसे पहले ये सारी चीजें होती क्या है। मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक वेट इन शॉर्ट मैं आपको समझाऊंगी, जितना जरूरत है उतना। देखो, अगर हमें एटम के बारे में पता चला तो एटम में क्या होते हैं बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं। जब अगर ये हमारा एटम है, ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस, ठीक है। किसने बताया था, किसने नहीं बताया था, ये सब बातें बाद में करेंगे। न्यूक्लियस जो है हमारा, उसमें दो चीजें होती है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। और उसके बाद आते हैं हमारे शेल्स। शेल्स में कुछ रिवॉल्व कर रहा है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है बेटा वो होता है पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से जो नेट चार्ज एटम के ऊपर है वो जीरो रहता है। इसी वजह से एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये आप सुनते हो। अब न्यूट्रॉन से तो हमें कोई मतलब नहीं है चार्ज को लेकर, लेकिन इस एटॉमिक वेट के कॉन्सेप्ट में न्यूट्रॉन से बहुत ज्यादा मतलब है। हमसे ये बात कही गई है, ये हमें समझाया गया है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स प्रिंसिपल, कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहेंगे उनका सम, ठीक है, कह सकते हैं मास नंबर बोल सकते हैं इसको, कि जो हमारा मास नंबर है वो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। जितना भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा उसको अगर हम जोड़ें तो हमारा एटॉमिक नंबर मास नंबर निकल आता है, ठीक है। मैम इलेक्ट्रॉन का वेट क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ किसको कंसिडर कर रहे हैं बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को, ठीक है। तो इसको हम मास नंबर निकालने के लिए बोल देते हैं। अभी क्या है, इससे मास नंबर आएगा, लेकिन जो प्रॉपर एटॉमिक वेट इन ग्राम्स होता है वो कैसे, एक सब्सटेंस लिया गया जिसको बोलते हैं कार्बन। कार्बन से के 1/12 वेट से सारे ही एटम्स को कंपेयर कर लिया गया। जैसे हम कभी भी मार्केट में कोई चीज लेने के लिए जाते हैं तो अगर हम जो नॉर्मल बीम बैलेंस यूज होता है, ठीक है, वेजिटेबल लेने जाते हैं तो उसमें एक तरफ किलोवाट रखते हैं, काहे के लिए, 1 किलो को कंपेयर करने के लिए। तो इसी तरीके से एक एटॉमिक मास यूनिट को कंपेयर करने के लिए C12 ऑफ द कार्बन एटम रखा गया, जिसको इन टर्न 1 ही बोलते हैं, कहते हैं 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12, यानी कि 1/12 into 12, तो ये कट होके कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इससे कंपेयर कर लिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब हमने निकाला, ठीक है, इससे हमने ग्राम्स में निकाला, और ग्राम्स में निकालने के बाद हमने उसको AMU रख दिया कि एक एटॉमिक मास यूनिट इतना होगा। तब हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम कर दिया और हमको हमारा मास नंबर जाकर मिल चुका है, ठीक है। मतलब अब हमको ग्राम्स में निकालने की, उसमें मोल कॉन्सेप्ट लगाने की, ये सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वाले टॉपिक में हम यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे। इस वाले टॉपिक में हम सिर्फ एटॉमिक मास के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होके आती है। पीरियोडिक टेबल में हमें जो भी एटॉमिक मास दिए हुए हैं, जो भी एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं, उसी का डबल अप्रोक्सीमेटली आता है हमारा एटॉमिक मास, ठीक है। बाकी किसी में +1 करते हैं, किसी में नहीं करते हैं, तो आपको देखो बहुत सारी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी बताने के लिए कि हाँ इसमें प्लस कर दो 1 उसमें। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना बेटा, 11 होता है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारा 22। लेकिन सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो आता है 23, तो कह देंगे कि भाई 22 में 1 प्लस कर दो तो हो जाएगा। देखो
ट्रिक्स वर्क करेंगी, लेकिन जब ट्रिक्स हर जगह वर्क नहीं करती हैं तो उन्हें अप्लाई करने की, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। बस क्या है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और आपको सारे एटॉमिक मास धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ में हम शुरुआत कर लेते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की, और उस क्वेश्चन के साथ ही साथ में मैं आपको सारी चीजें क्लियर करते हुए चलूंगी, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा मन में आपके। और अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन बेटा आपके लिए ओपन है, आप बिल्कुल कमेंट कीजिए कि मैम इन डिटेल हमें ये चाहिए, आपके लिए वो वीडियो हम बनाएंगे। चलिए, which of the following elements has the maximum number of atom in their molecular form? इसमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें मैक्सिमम, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म में? कहने का मतलब ये है, जब ये एटम मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, देखो जब एटम कंबाइन करते हैं तब बनाते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे हम सुनते हैं H2, O2, N2, CO2। पूछ रहे हैं कि इनमें से जो भी एलिमेंट गिवन है, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करता है जिसके मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा एटम्स आते हैं। तो देखो भाई, फॉस्फोरस हमारा P5 के फॉर्म में मैक्सिममली एग्जिस्ट करेगा, वरना फॉस्फोरस एज इट इज मिल जाएगा। नियॉन नोबल है, ऐसे ही मिल जाएगा। सल्फर हमारा S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और एर्गन हमें ऐसे ही मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके मॉलिक्यूल में आए, साफ पता चल गया है, सल्फर। S8 क्राउन स्ट्रक्चर होता है इसका बेटा, ठीक है, सल्फर जो है वो क्राउन स्ट्रक्चर देता है कुछ इस तरीके के, ये भी आप देख लीजिए, आपको हेल्प करेगा काफी। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सल्फर का स्ट्रक्चर है, आपको ये सल्फर जो है इस तरीके के फॉर्म में मिलेगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉमन सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट का अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? अच्छी बात है, कैलकुलेशन है, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले वही पूछा किसका है, कॉमन सॉल्ट। बेटा कॉमन सॉल्ट होता है वही हमारा नमक, आपका देश का नमक, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट बोलेंगे, टेबल सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड में हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना एटम है उसके जो मास है उसको जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं एक बॉक्स का वेट जो है वो 10 ग्राम है, तो 10 बॉक्सेस का वेट कितना होगा? आप कहोगे 100 ग्राम। क्या किया आपने, सबके एटॉमिक जो मास थे उसको जोड़ दिया। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। सोडियम का मास बेटा होता है 23, ठीक है, और क्लोरीन का मास होता है 35.5, ठीक है। इसी तरह से हम इन दोनों को जोड़ देंगे। मैम ये मास हमें कैसे याद होगा, हमें कैसे पता चलेगा, कैसे? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते करते मास भी आपको याद हो जाएंगे, बिल्कुल अलग से कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बहुत आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट लर्न हो जाता है। ओके, चलिए, तो 23 में 35.5 प्लस करेंगे तो हमारा ये कितना बनेगा, 0.5, और ये 58.5, ठीक है, 58.5 हमारा ग्राम पर मोल बनेगा। लेकिन ये आंसर में हमारा डेसिमल नहीं दिया है, लेकिन इससे मिलता जुलता क्या है, 58, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। 0.5 अगर नहीं कंसिडर कर रहे तो मत होने दो, कंफ्यूज मत होना कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो डी जो है वो हमारा सही आंसर है। एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास इसी तरीके से निकाला जाता है जोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे बेटा। इन अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द रेशियो डैश बाय मास। अमोनिया के अंदर, अमोनिया बड़ी पंजेंट स्मेल होती है, ज्यादा इनहेल कर लो तो बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होती है। NH3, ठीक है। अमोनिया में इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है। अब कह रहे हैं इसका रेशियो बताओ मास का, ठीक है। तो बेटा नाइट्रोजन का मास होता है आपका 14, और हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1। देखो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन इसका मास भी कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता पहले वाले में, मतलब पहले वाले आइसोटोप में। तो अब हमारा इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मास पता चल गया कि इसका 14 है नाइट्रोजन का, प्लस
हाइड्रोजन का 1 है, लेकिन हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं बेटा? 3 एटम्स हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 + 3 कितना हो जाएगा? 17। ये तो हमारा हो गया कि इसका एटॉमिक मास है, ठीक है, लेकिन ये तो मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताया। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? आपसे पूछ रहा है रेशियो, ठीक है, ये तो पता चल गया चलो कि एटॉमिक मास कितना होता है, हो सकता है किसी अगले क्वेश्चन में पूछ लें। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का एक एटम उसका मास 14, हाइड्रोजन के 3 एटम उसका मास हो गया 3, तो रेशियो क्या आएगा? आंसर आपके सामने है, ठीक है, 14:3 विल बी द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, रेशियो वाले, ध्यान रखिएगा। एटम्स केमिकली कंबाइन टू बिकम, एटम्स केमिकली जब कंबाइन करते हैं, बेटा केमिकली कंबाइन, यहाँ वर्ड केमिकली क्यों यूज किया गया है? इसलिए यूज किया गया है ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे हम कंपाउंड्स को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के थ्रू, नंबर ऑफ एटम के थ्रू कंबाइन कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं जोड़ दे रहे हैं, मिक्सचर नहीं बना रहे हैं, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला बना रहे हैं। तो एटम को जब केमिकली कंबाइन किया जाता है, अच्छा तो कोई भी एटम ले लेते हैं, लो सोडियम सबसे कॉमन, तो भाई सोडियम का वैलेंसी 1, क्लोरीन का 1, बना दिया सोडियम क्लोराइड। ये अलग है तो एटम है, ये अलग है तो एटम है, और अगर ये एक साथ है तो इनका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हम पढ़ते हैं सिंगल, है ना, सिंगल है कोई चीज तो उसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, है ना, ग्रेप, ग्रेप्स, है ना, यहाँ पे अलग है थोड़ा सा, यहाँ पे एटम, मॉलिक्यूल, अगर एक एटम है तो एटम है, मतलब एक चीज है तो एटम है, एक से ज्यादा हो गया तो मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अब वो कितने भी हो जाए, अब वो एटम कितना भी हो, 1 2 3 4, एक को छोड़ के 2 3 4 5 जितना भी हो उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं एटम केमिकली कंबाइन टू बिकम, क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं, एलिमेंट बनते हैं, एलिमेंट और एलॉय बनते हैं, एलॉय बनते हैं, भाई एलॉय तो यहाँ पे मिक्सिंग है, एलॉय में तो हम इनडेफिनिट तरीके से सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा एलिमेंट तो हमने बनाया नहीं, एलिमेंट तो हमने खोजा है, बनाया थोड़ा ना कोई एलिमेंट, तो फिर क्या बचा हमारे पास? मॉलिक्यूल, जो अभी हमने सीखा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 का है बेटा, ठीक है, तो ध्यान रखिए इन सब चीजों को। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं या डिफरेंट एलिमेंट के टुगेदर कैन मेक, सेम एलिमेंट के एटम या डिफरेंट एलिमेंट के एटम मिलके क्या बना सकते हैं? बड़ा सिंपल है, तो सेम एलिमेंट ले लो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्या बना लेगा मिलके? भैया H2 बना लिया। अच्छा डिफरेंट एलिमेंट ले लो Na और Cl, क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। तो ये सब जो बना रहे हैं ये हैं क्या? इनका नाम रख दिया गया है, समझ रहे हो? मॉलिक्यूल, जो एग्जिस्ट फ्रीली, मतलब ये मॉलिक्यूल को पूरा पूरा अधिकार है कि ये नेचर में फ्रीली मिल जाए। अब कोई एटम इतना रिएक्टिव हो सकता है कि वो फ्रीली नेचर में नहीं मिलेगा। जैसे बेटा अगर हम माइल्ड रिएक्टिव एलिमेंट्स की बात करें, हम सोडियम की बात, हम गोल्ड की बात करें, प्लैटिनम की बात करें, हम आयरन की बात करें, तो ये माइल्ड रिएक्टिव एलिमेंट्स, ये आपको नेचर में फ्री मिल जाएंगे और इसके हम यूज भी कर रहे हैं इसको, ठीक है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं जैसे सोडियम हो गया या कैल्शियम हो गया और भी चीज हो गई, इनको हम फ्रीली नहीं ले सकते, ये हमें कहीं ना कहीं, या तो इनको हम एक तरीके से कह सकते हैं इनको एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, और अगर कोई नॉन मेटल है तो वो गैसेस की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। तो कंबाइन करके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल, ओके। अच्छा इलेक्ट्रॉन तो बना नहीं सकते, वो तो एटम के अंदर होता है। आयन, आयन नहीं बना सकते, आयन क्या चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो कंबाइन करके आयन नहीं बनाएंगे, आयन तो चार्ज के लिए सेपरेटेड है। प्रोटॉन बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक हमारा कॉन्सेप्ट इसका सिलेबस का सीमित है, उसके आगे और भी पार्टिकल्स होते हैं, फर्मियंस, बोसॉन्स, लेकिन वो हमारे सिलेबस के नहीं है, तो हमको यही समझना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सबसे छोटे पार्टिकल है एटम के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट? कॉपर सल्फेट के अंदर पानी का मॉलिक्यूल, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ये केमिस्ट्री है भाई। CuSO4 जो है हमारा कॉपर सल्फेट अकेला थोड़ी ना है, इसके साथ में 5 वाटर के मॉलिक्यूल मिले हुए हैं बेटा, तभी ये बना है हमारा ब्लू विट्रियोल।
समझ में आया? इसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। देखो कितने क्वेश्चन हमारे इससे तैयार हो चुके हैं। कितना मॉलिक्यूल है वाटर का? 5। क्या है? सॉल्ट है। कौन से कलर का? ब्लू का। और क्या बोलते हैं इसको? ब्लू विट्रियोल। तो ब्लू विट्रियोल में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा पूरा तैयार करते चलना है, खाली क्वेश्चंस को रटना नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इन कैल्शियम ऑक्साइड द रेशियो ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन बाय मास इज। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर कैल्शियम और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? ठीक है, देखो अभी मैंने आपसे कहा रेशियो वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। तो कैल्शियम का मास कितना होता है बता दे रही हूँ आपको, 40 होता है बेटा। इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, इसका एटॉमिक मास होता है 40। ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। तो ये हमारा आ गया कैल्शियम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास का रेशियो। तो 40 रेशियो 16। ठीक है, आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो किससे कैंसिल हो जाएगा? मेरे ख्याल से ये 8 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 2 जा 16 हो गया, और 8 5 जा 40। तो मुझे लगता है यहाँ पर हमारा 5 रेशियो 2। अब देखो यहाँ पे, आप देखो एक चीज और बहुत ध्यान से, 5 रेशियो 2 और 2 रेशियो 5 दोनों ही ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, गलती मत करना। आपसे कह रहे हैं कैल्शियम और ऑक्सीजन का, इधर कैल्शियम रखो, इधर ऑक्सीजन रखो। ये 40 हो गया, 16 हो गया, सॉल्व करके 5 रेशियो 2 सही आंसर। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट, यही कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर कुछ लोग आपसे आगे निकल जाते हैं। किस पे? एक्यूरेसी पे, कॉन्सेप्ट पे, या फिर ये कहें कि कंसंट्रेशन पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बाय डैश प्रोपोर्शन टू द मास। अब फिर से प्रोपोर्शन पूछ लिया। हाइड्रोजन है हमारा और ऑक्सीजन इस तरीके से प्रेजेंट है। बाय मास, देखो बाय मास बोला है, इसमें कई बार ऐसा होता है ना, आप लिख दोगे अच्छा 2 एटम है, एक एटम है ऑक्सीजन का, यहाँ पे आप गलत हो जाओगे। रॉन्ग मेथड। क्यों? आपने नंबर ऑफ एटम गिने हैं, आपको एटॉमिक मास चाहिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 एटम में तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। रेशियो निकालोगे तो 1 रेशियो 8 आ जाएगा। और फिर से हमारे जो ऑप्शन है उसमें 8 रेशियो 1 और 1 रेशियो 8 दिया। ध्यान रहे, आपसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन पूछा है, यानी कि 1 रेशियो 8 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम। द मास ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अमोनिया इज ऑलवेज इन द रेशियो। ये तो आपको मालूम ही है, अभी हमने इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 2018। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अमोनिया के अंदर जो रेशियो होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन का होता है बेटा 14 और अमोनिया का होता है 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 14 रेशियो 3। हाउ मेनी एटम्स आर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, अमोनियम क्लोराइड होता क्या है? ऐसा सॉल्ट होगा जिसका सब्लिमेशन हो सकता है। सब्लिमेशन मतलब जैसे आप उसे हीट करोगे, पानी में चेंज नहीं होने वाला, सीधे इवेपोरेट हो जाएगा। बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है। हीट करोगे तो अमोनिया और HCl की अलग अलग स्मेल आएगी, मतलब लेकिन अलग अलग हम इनहेल नहीं कर सकते हैं। वो जब आएगी तो पंजेंट सी स्मेल होगी। बिना हीट किए भी आपको पंजेंट स्मेल से पता चल जाएगा कि अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं हम। NH4Cl। ठीक है बेटा, इसमें पूछ रहे हैं एटम बताओ, इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा? कितने एटम है इसमें? एक एटम ये है, 4 हाइड्रोजन के हैं, एक क्लोरीन का है। 4 + 1 + 1 कितने एटम हो गया? 6। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी गलती होती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन ऐसे गिना और लिख दिया 3, हो गई गलती? नहीं, नंबर ऑफ एटम चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, सबको जोड़ना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा इसका आंसर। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following compounds has the most atoms? किसमें सबसे ज्यादा एटम है? ये पूछ रहा है। जल्दी से कैलकुलेट करके वीडियो को तुरंत पॉज करो, तुरंत सॉल्व करो अपने आप, फिर आंसर चेक करो। इधर मैं भी चेक करती हूँ भाई। HNO2 1 2 3 4, इसमें टोटल एटम्स कितने हो गए? 4 हो गए। H2SO4 इसमें 2 3 और कितने हो गए? 7 हो गए हमारे। 3 और 4 3 7। इसमें कितने हो गए बेटा? 3 एटम्स हो गए। इसमें कितने हो गए? 5 एटम्स हो गए। सबसे ज्यादा किसमें है?
हमारे H2SO4 में सबसे ज्यादा एटम्स हैं, तो B विल बी द करेक्ट। द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है। अब ये क्वेश्चन हाँ आपसे अगर बेसिक पूछ लिया जाए तो देखो सॉल्व करते करते याद हो जाएगा बेटा। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपसे किसी भी एलिमेंट का मास पूछ लिया जाए, कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, बेसिकली 1 to 20 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मास आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको आप तैयार रखेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम का मास बेटा होता है 40 ग्राम पर मोल, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हमारा सीधा सीधा आंसर इसमें है 40, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू भी हम इसे आंसर कर सकते हैं, वरना एग्जैक्ट पूछेंगे तो 40.02 होता है, ठीक है। डेसिमल में पूछा जाए तो वो भी ध्यान रखेंगे। हाउ मेनी एटम्स आर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ NH4, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, होल टॉइस SO4। इसका नाम क्या है सबसे पहले तो बताइए। ये क्या है, अमोनियम, अमोनियम, और SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो कितने एटम इसमें है भाई, देखो NH4 में कितने हैं, 5 हैं, 5 2 जा क्या हो गया 10 हो गया, प्लस एक सल्फर का, प्लस 4 ऑक्सीजन के, कितने हो गए 15 एटम्स हमारे पास हो गए। आंसर क्या होगा 15 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पे टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी से सॉल्व करना है, लेकिन गलती भी नहीं करनी है कि हमने बिना जोड़े, कई बार ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन को देखोगे और देख कर ही उसके एटम्स को जोड़ने की कोशिश करोगे और कई लोगों से आंसर सही भी निकलेगा, लेकिन बेटा गलत होने की भी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो कंफ्यूज मत होना, सही से सॉल्व करना, मतलब जितने क्वेश्चन करो सॉलिड करके आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH4NO3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, RRB ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, शिफ्ट 3rd में। तो अब पूछ रहे हैं इसमें कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अब ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बाकी सारे पिछले कॉन्सेप्ट से काफी डिफरेंट है। कैसे, यहाँ पे हमारा आप देखिए कि NH4NO3, इसमें आपसे एटम नहीं पूछ रहा, परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज किसकी पूछ रहा है, नाइट्रोजन की। ये रहा नाइट्रोजन और ये भी है नाइट्रोजन, ठीक है। लिख देते हैं फिर से, NH4NO3, ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है। आपको कैसे निकालना है बेटा, आप लोगों का रिजल्ट जब आता है या कोई भी चीज, आप इसका परसेंटेज कैसे निकालते हो, टोटल जो भी आपने चूज किया है उसका मार्क्स, अगर आप मार्क्स की निकाल रहे हो तो मार्क्स ऑब्टेन्ड है ना, ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल इनटू 100। सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। नाइट्रोजन हमारा यहाँ पर कितना है, नाइट्रोजन हमारा एक एटम और 2, यानी कि 14 इंटू 2 है ना, इतना है हमारा, 28 हो जाएगा। और बाकी आप जोड़ लो किसका, टोटल मॉलिक्यूल का मास, यानी कि कितना होगा 14 प्लस 4 प्लस 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से, मतलब गिवन एग्रीगेट जितना हमसे पूछा है नाइट्रोजन अपॉन टोटल, टोटल मॉलिक्यूल का मास, ठीक है, फिर आप जोड़ के निकालोगे कि कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करके इसका जो आंसर है वो मुझे आप कमेंट करेंगे। इतना सा मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे सॉल्व करने के बाद, इसमें कोई भी गलती नहीं होने वाली है, आई एम श्योर अबाउट इट। व्हाट इज द परसेंटेज अमाउंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। चलो कार्बन, फिर से अभी पिछले क्वेश्चन में पूछा था, इसमें भी पूछ लिया गया है, कार्बन का परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड में बता दो। तो कार्बन का मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल लो, कितना होगा बेटा, कार्बन का मास होता है 12, ध्यान रहे। ऑक्सीजन का मास होता है 16, कितने एटम है 2 एटम्स हैं, तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा, है 16 इंटू 32 और 32 प्लस 12 हमारा आएगा 44, ठीक है 44। ये ऐसे ही याद भी हो जाता है धीरे धीरे सॉल्व करते करते। तो आप कैसे निकालेंगे हम परसेंटेज ऑफ कार्बन, 12 अपॉन टोटल, ऑब्टेन्ड मतलब जो हमारा कार्बन का मास है अपॉन टोटल इंटू 100, ठीक है। तो इसके थ्रू आप निकाल सकते हो जो कुछ भी आप, फिर से मैं यही कहूंगी, इन क्वेश्चंस का आप नंबर लिखोगे कि मैम क्वेश्चन नंबर 32 इसका आंसर ये होगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर अगर आप कैलकुलेट करते हो
हालांकि कैलकुलेट करोगे तो ये ऐसे ही पता चल जाना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलो ऐसे करते सॉल्व भी करा देते। देखो भाई 12 तो हो नहीं सकता, 12 यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। 44 भी नहीं हो सकता, 44 भी लिखा हुआ। 14 कैसे हो सकता है, 12 और 44 को डिवाइड किया हुआ है, 14 नहीं हो सकता। तो बचा क्या, हमें पता है कि 12 और 44 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, तो फिर आंसर क्या आएगा 27.3%, है ना। कभी कभी ऑप्शन से भी आंसर बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो कौन सा सही आंसर होगा डी। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन H2O मॉलिक्यूल इज, H2O का मॉलिक्यूल है और उसमें हमसे कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बता दीजिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है बेटा उसका मास हमारा होता है 1, लेकिन कितने हैं, 2 एटम्स हैं, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। H2O का मास कितना होता है 18 आएगा, 16 + 2 18 आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, 2/18 इंटू 100, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1/9 इंटू 100, लगभग 11.1% या 11.11% इसका आंसर होगा। कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकती है, सॉल्व करने के बाद ही आंसर टिक करेंगे, 11.11%, ठीक है। Dash is the smallest particle of matter that has free existence. ये सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का जिसका फ्री एग्जिस्टेंस है। दिमाग में आता है अरे ये तो बड़ा आसान, एटम पे टिक कर देंगे और नंबर ऑफर हो जाएंगे 0, 0 क्या माइनस में। हाँ तो बेटा ऐसा है, हमें एक बात बहुत क्लियरली समझा दी गई है, एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्या आपको कुछ एटम्स के अलावा, अरे छोड़ो मैं पूछ रही हूँ आयरन का एक एटम निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, ऐसे नहीं निकाल सकते, नेकेड आई से देख नहीं सकते, क्योंकि एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एटम एग्जिस्ट कर रहा है कंबाइंड स्टेट में, और कंबाइंड स्टेट का मतलब मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ठीक है। यानी कि अगर हाइड्रोजन है तो वो H2 के फॉर्म में करेगा, अगर नाइट्रोजन है बेटा तो वो N2 के फॉर्म में करेगा, अगर ऑक्सीजन है तो वो भी हमें O2 के फॉर्म में मिल रही है ना। तो यानी कि एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस पे हमें पूरा फोकस लगाना है कि फ्री एग्जिस्टेंस, स्मॉलेस्ट पार्टिकल बताओ जिसका फ्री एग्जिस्टेंस हो। स्मॉलेस्ट पार्टिकल खाली पूछ ले, फ्री एग्जिस्टेंस इतनी लाइन नहीं लगी हो, कट हो, कोई बात नहीं, हमने एटम पे टिक कर दिया, लेकिन स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट हैज फ्री एग्जिस्टेंस इज मॉलिक्यूल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे अब हम। What is the mass of 5 molecules of water? लो भाई, 1 किलो आलू का प्राइस बता के 5 किलो का प्राइस पूछ रहे हैं, इससे आसान कुछ होगा? नहीं मैम, आता है। हाँ, आरआरबी ग्रुप डी वाले 2018 में शिफ्ट सेकंड में ये सवाल पूछ रहे हैं हमसे कि 5 किलो पानी का बता दो, क्या अमाउंट नहीं भाई, मास पूछ रहे हैं। तो H2O का मास बेटा कितना होता है, 18 होता है, 2 + 16 18 होता है। तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 5 मॉलिक्यूल, ऐसे 5 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा बताइए। डेफिनेटली 90 यूनिट्स, 80 तो नहीं लगा दो, 90 यूनिट्स इसका मास होगा, ठीक है। 5 8 × 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश क्रेडिटेड, क्रेडिट मिला है किसी को इनमें से, चारों में से किसी को, ठीक है। देखते हैं किस चीज के लिए, फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड मॉलिक्यूल अराउंड 1896। देखो भाई, इनको क्रेडिट मिला था क्योंकि इन्होंने मॉलिक्यूल का नाम लिया था। आपको भी क्रेडिट मिलेगा अगर आप कुछ नया लेके आओ, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग, एक बोल सकते हैं आपका स्किल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, है ना, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी हमें, ऐसी थोड़ी ना हमें क्रेडिट मिल जाता है किसी चीज का, ठीक है। तो भाई मॉलिक्यूल नाम देने के लिए 1896 में किसको क्रेडिट मिला था, विल्हेम ओसवाल्ड, इनको क्रेडिट किया गया था, पैसा क्रेडिट नहीं किया गया था। देखो पैसा तो अलग चीज हो गई, ठीक है। जितने भी हमारे कह सकते हैं रदरफोर्ड हैं, जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम के बारे में बताया या फिजिक्स में भी, इनको सबको नोबेल प्राइज मिला है क्योंकि इन्होंने हमारी स्टडी में
जो भी चीज लेकर आए, जो भी चीज में हमारी हेल्प करी। अब आपके दिमाग में मैम हेल्प बिल्कुल नहीं करी मैम, इन्होंने तो हमें इतने सारे कॉन्सेप्ट दे दिए हैं कि हम पढ़ पढ़ के थके जा रहे हैं। कोई मॉडल पढ़ते हैं वो फेल हो जाता है, कोई मॉडल पढ़ते हैं वो फेल हो जाता है। अरे फेल तो हो जाता है, लेकिन उससे सीखने को क्या मिलता है ये भी तो देखो, है ना। फेलियर्स का मतलब हमेशा ये नहीं है कि हाँ अरे वो फेल हो गया उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, उस हर एक कॉन्सेप्ट में कोई ना कोई नई चीज होगी जो आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। चलो तो भाई क्या है, विल्हेम ओसवाल्ड जो है उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज, सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास बताना है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला सीख लो, फॉर्मूला बनाना सीख लो। और अगर आपको नहीं आता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाए, अभी क्लियर नहीं हो रहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बने, कोई बात नहीं, वी आर हियर। हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं इन शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट में आपको सिखा देंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, जिसमें आप हर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बना लो और आपके इस टाइप के क्वेश्चंस ना जाए। सोडियम होता है बेटा Na और कार्बोनेट होता है हमारा CO3। सोडियम का वैलेंसी होता है 1, कार्बोनेट का वैलेंसी होता है 2। ठीक है, सोडियम का 1 होता है क्योंकि उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, पर कार्बोनेट का कैसे हो सकता है, उसमें तो आखिरी शेल नहीं है ना आखिरी शेल, लेकिन इसका वैलेंसी है CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, मॉलिक्यूल का पूरा पूरा पार्ट है ये, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बताएंगे आपको पूरा कि किस तरीके से हमने Na2CO3 को बना दिया। चलो अच्छी बात है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है हमारा, और सोडियम कार्बोनेट बन गया है। अब पूछ रहे हैं इसमें कि भाई इसका मास बताओ, तो सोडियम का कितना होता है 23 होता है सोडियम का मास, इंटू 2 कर लेंगे, प्लस कार्बन का बेटा 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 3 कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 106। ठीक है, 106 will be the correct answer for sodium carbonate. The mass of 0.6 molecule of nitrogen is, भाई एक मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन किसका होता है, नाइट्रोजन का, चलो नाइट्रोजन का अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसका मास होता है 14 इंटू 2 यानी कि 28 होता है। सही बात है। अब कह रहे हैं कि हमने 0.6 मॉलिक्यूल दे दिया है, आपको चाहो तो बिल्कुल डायरेक्ट मैथमेटिक्स लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप आगे भी एक चीज है वो लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। तो भाई हमसे कह रहे हैं कि 0.6 में, एक का पता है 0.6 का पूछा हुआ है, 28 को 0.6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा, 6 4 24। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaOH होल ट्वाइस इज, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास बता दीजिए। तो ठीक है, बहुत आसान है, ये रहा कैल्शियम, ये रहा हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। कैल्शियम का मास होता है बेटा 40 प्लस ट्वाइस है ना यहाँ पर, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, तो 40 प्लस 17 इंटू 2, मुझसे पहले आप सॉल्व कर दोगे मुझे मालूम है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 40 प्लस ये हो गया हमारा 34 तो कितना हो जाएगा 74 यूनिट्स विल बी द करेक्ट आंसर। डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड, चलिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो सकती है, न्यूक्लियस होती है, बिल्कुल भी नहीं। मोल होता है, बिल्कुल भी नहीं। मोल जो है वो हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, नहीं, एटम में प्रेजेंट है न्यूट्रॉन। मॉलिक्यूल होता है, बिल्कुल सही बात, मॉलिक्यूल ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। द नंबर ऑफ एटम दैट कॉन्स्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स, नंबर ऑफ एटम जो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं। भाई एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं ये तो हमें पता था, लेकिन ये जो एटम है, जैसे आपसे बार बार पूछ रहे हैं बताओ भाई अमोनियम क्लोराइड में कितने एटम हैं, H2SO4 में कितने एटम है, तो इस वर्ड को, ये जो नंबर ऑफ एटम है, इस वर्ड का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, अगर एक एटम है, ठीक है, बता देते हैं कि बेटा इसको कैसे, अगर एक एटम है तो उसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक,
है ना, मोनो का मतलब होता है 1, 2 है तो डाई एटॉमिक, ठीक है, 3 है तो ट्राई एटॉमिक, 4 है तो टेट्रा, उसके बाद पॉली एटॉमिक भी लगा सकते हैं। समझ में आया? तो एटॉमिसिटी है, इसको वैलेंसी नहीं बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्डर नहीं बोलेंगे, एटॉमिसिटी बोलेंगे, एटॉमिक मास भी नहीं बोलेंगे। ध्यान रहे, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। हु डिस्कवर्ड द वर्ड मॉलिक्यूल? अभी आएगा कि मैम अभी तो इंट्रोडक्शन वाले जो थे वो तो अलग थे अभी। हाँ भाई, उन्होंने वर्ड दिया था, उन्होंने वर्ड को, वो वर्ड एक्चुअली लेकर आए थे, और जिसने इस वर्ड को डिस्कवर किया था वो थे डेमोक्रिटस, ठीक है। जॉन डेल्टन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन नहीं थे। जॉन डेल्टन ने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी, रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट दिया है अपना अपना, जो हम पढ़ते हैं बेसिकली। रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं, रदरफोर्ड ने अपना कॉन्सेप्ट दिया है। जे थॉमसन मॉडल आपको पता है, प्लम पुडिंग मॉडल है। आगे एटॉमिक मॉडल्स में हम इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसका आंसर डेमोक्रिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अ डैश can be defined as a portion of and dash or the dash fraction of a compound that is capable of independent existence, shows all the properties of that element। भाई देखो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसकी होती है? मॉलिक्यूल की होती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ, मॉलिक्यूल किसका पोर्शन है? मॉलिक्यूल एलिमेंट का पोर्शन है बेटा। और द कौन सा फ्रैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है? स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, डेफिनेटली एलिमेंट, मॉलिक्यूल जो है वो किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन तो कुछ है ही नहीं, लार्जेस्ट तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा? मॉलिक्यूल हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है स्मॉलेस्ट, यानी कि ए विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, मैं आपको ये कहूंगी ये वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटॉमिक मास रिलेटिव टू ऑल एलिमेंट हैव बीन फाउंड इन द रिलेशन टू एन एटम ऑफ, अभी अभी मैंने आपको बताया था किससे रिलेट करके एटॉमिक मास निकाला गया था? मैंने आपको बताया था 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12। तो आंसर क्या होना चाहिए? क्लियरली C12। ओके, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है, ये लीजिए, O और H के 2 एटम है, 2 और 2 4 हो गए, +1 कितना हो जाएगा? 5 एटम्स हो गए, 5C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? C and O2 आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल रेशियो डैश बाय मास, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन CO2 में कैसे प्रेजेंट होते हैं? कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है हमारा 16 × 2, ठीक है। तो ये हो गया 12 और ये होता है 16, 32। तो बताइए इसको कैसे? 4 3 = 12 है ना, 4 8 = 32, तो 3:8 विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। द नंबर ऑफ एटम दैट कंस्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम जो कि एक मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं, आइसोटोप, एटॉमिक मास, एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम का मतलब क्या? एटॉमिसिटी। एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा गया है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन इज 1। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया? अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास अभी अभी हमने निकाला भी था, NH3। नाइट्रोजन का मास होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1 × 3 कितना होता है बेटा? 17 यूनिट होता है, ठीक है। निकालते निकालते याद हो जाएगा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का मास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है टू फाइंड द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकालने के लिए इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट? कंपेयर, किससे कंपेयर किया जाता है? अब यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा मैम कार्बन। नहीं, कार्बन, कार्बन का ये आइसोटोप लिया, ठीक, सही से बता देते चलो। कार्बन को 1/12 वाले कार्बन को 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 लिया, लेकिन 1/12 × 12 का C12 का मास 12 कैंसिल होकर कितना आएगा? 1। कंपेयर करने के लिए C12 लिया गया था, 1/12 ऑफ C12 लिया गया था, मतलब 1 और 1 किसका है? 1.008 यूनिट, इसी को बोला गया था AMU। कौन है, क्या है इसका मास? कौन है ये एलिमेंट? हाइड्रोजन है ये एलिमेंट, तो कंफ्यूज मत होना, कंपेयर करने के लिए हाइड्रोजन यूज किया गया था, ठीक है। तो इसी के साथ में हमने अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जितने भी हमारे जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास पे बेटा बेस थे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगा लेते हैं
तो हमें कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाता है। आगे हम इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, जो भी हमारा नया टॉपिक होगा वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, ठीक है। और सारे ही लेक्चर्स को आपको प्रॉपरली लेना है, सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस को और लगे रहना है, क्योंकि आपको तैयारी करनी है और हमें आपकी तैयारी करवानी है, ठीक है। इसी के साथ में चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सारे लेक्चर्स को प्रॉपरली लेते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।